हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हम लोगों ने 30 हिस्ट्री के एमसीक्यूज देख चुके हैं। आज 15 एमसीक्यू देखेंगे तो हमारे पास इतिहास विषय के कुल 45 एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे। हमारी तीसरी क्लास है एमसीक्यू सेशन की। हम लोग क्या कर रहे हैं कि वर्ष 2013 से लेके 23 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं विषयवार तरीके से उसको खत्म करने की योजना बना रहे हैं। यानी क्या होगा, अगली लगभग 10 क्लास आपकी इतिहास की चलेगी, फिर से ज्योग्राफी हो जाएगी, फिर पॉलिटी हो जाएगी, इकोनॉमी हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी पूरी क्लासेस को कंप्लीट कर देंगे। मैंने जब डे 1 की क्लास रखी थी तो आप सबसे रिक्वेस्ट भी की थी कि क्लास दिमाग में ये रखना है कि मैं तो 10 साल का कंप्लीट करा पाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे सिखाना है। ठीक है, मुझे सिखाना है, मुझे इसकी इंपॉर्टेंस मुझे पता है, इसलिए आप लोग के बीच में वो रखना है। लेकिन मेरे दोस्त, ये चीज़ दिमाग में रखना, आप लोग केवल 10 साल पे नहीं रुकना है, आपको एटलीस्ट 30 ईयर की पीवाईक्यूज को कंप्लीट करना है। और ये कंफर्म, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है सर कर लेंगे नहीं, कर लेना। इसलिए कर लेना, देखो 2-3 बातें हैं इस फील्ड में। नाना में मुझे 6 ईयर हो गए रहते, 4 साल से टीचिंग का हो गया। ठीक है, 2 साल तो मेरी 2.5 साल अपनी खुद की तैयारी है। तो 6 साल के बीच में जो चीज़ आप अभी सीखोगे, ठीक है, शायद अपना अगला 4 साल 5 साल देने के बाद, तो वो चीज़ें अभी से समझ जाओ। यूपी पीसीएस के बारे में एक सच्चाई भी मैं आपको बता दूं कि सबसे कठिन परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है। ये चरण अगर पार हो गया तो मैक्स चांस होता है, मतलब अगर अगला 3 महीना जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का होता है वो किसी कारण से बेकार नहीं गया उसमें एक भी दिन, तो मैक्स में 75%, 65%, 61% नहीं बोल रहा हूँ, मैक्स का मतलब 90% प्लस, 90% प्लस बता रहा हूँ चांस है कि आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी। ठीक है, ये एकदम दिमाग में रखना है, क्योंकि वहाँ लिखना है, आपको लिखना है। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए लोग कर जाते हैं। यहाँ भीड़ है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो अपॉर्चुनिटी भी इस बार है, तो लगना। देखो मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ, मैंने करेंट अफेयर की अपनी स्ट्रेटजी बता दी है, करेंट अफेयर भी करा दूंगा, लोड नहीं है, थोड़ा सपोर्ट करते चलो, धीरे धीरे चीज़ों को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आपके पास समय मिल गया है, जिन दोस्तों ने टेस्ट नहीं दिया था भरपूर टेस्ट दो। साल बेकार होने से बेटर है कि 1000-2000 रुपये बेकार कर लो। ठीक है, क्या ही होगा, इतना ना डूबेगा। टेस्ट दो, खूब जम के टेस्ट दो, मतलब इतना मैं कहूँगा, एक टेस्ट एटलीस्ट ज्वाइन करके टेस्ट दो, बाकी मार्केट से उठा के दे लो, कोई सूज नहीं है। ठीक है, कोई सूज नहीं है। आप प्लस कोई एक करेंट अफेयर मार्केट से 6 मंथली, एक तो आई दृष्टि आई थी, वही पढ़ो, डेली आधे घंटे करेंट अफेयर पढ़ो। जो दोस्त आरओ और यूपी पीसीएस दोनों दे रहे हैं उनके लिए मैं एक वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा, उसमें डिस्कशन कर लूंगा। बट चूंकि 2 मिनट क्लास का हो गया, 3 मिनट, तो हम लोग पहले क्या करते हैं ना, क्लास आगे लेते हैं, कुछ मुझे बीच में लगेगा आप सबसे बातचीत करना चाहिए तो करता रहूंगा। अभी देखो क्वेश्चन ये 2014 में हुआ है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। ये मैं जूम कर दे रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। 4 ऑप्शंस आपके पास है। एटी अरुणडेल डी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सर एंड्रूज फ्रेजर, एच रिजले बोड्रिक। इतिहास जिन्होंने भी पढ़ा होगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि किसी को बोड्रिक नाम कभी मिला होगा, कोई पढ़ा इतिहास। ठीक है, कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो हमको पता भाई 1905 की घटना है बंगाल का विभाजन। पूरी बंगाल विभाजन की भी मैं हिस्ट्री आपको बता देता हूं। ठीक है, पहले आप बंगाल का विभाजन ही आपको बता दो, यहां बंगाल का विभाजन समझा देता हूं। देखो बंगाल की जब आप कल्पना करते हो 1905 के बंगाल की जब आप कल्पना करते हो, तो आज का बंगाल, पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का असम, आज का बिहार और आज का उड़ीसा, इतना बड़ा बेल्ट बंगाल में शामिल होता था, बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल होता था। और कहा भी जाता है कि बंगाल पे कंट्रोल करने के कारण ही इंग्लिश ने क्या किया कि संपूर्ण भारत पे कंट्रोल किया। यानी भारत के विजय की चाबी कहाँ मिली, बंगाल में। क्यों, बंगाल फर्टाइल एरिया था, कई सारे रिवर्स थी, तो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम थे, ये पॉपुलेशन में रिच था, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया था, तो लकड़ी के साधन बहुत ज़्यादा थे, रेलवे वगैरह का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया जा सकता था, लकड़ी के जो कामकाज थे उसमें बढ़ावा दे सकता था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इसका योगदान था। पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो वर्क लेबर सस्ते मिल जा रहे थे, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स एक साथ मौजूद थे।
लॉयर्स की मात्रा थी, मतलब कह नहीं सकते कितने संसाधन थे, बहुत ज़्यादा संसाधन थे। यहाँ के पैसे से ही ब्रेन ड्रेन थ्योरी आती है जो दादा भाई नौरोजी की, कि सोचो यहीं के पैसे से, भारत के ही पैसे, पहले तो वो खरीदने के लिए सामान क्या करते थे, बुलियंस लेके आते थे, सोना चांदी लेके आते थे भारत से, क्या करते थे कि बने हुए माल तैयार करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, यहीं के संसाधन से, यहीं के पैसे से, ठीक है, यहीं से धन निष्कासन कर सके, क्या रॉ मटेरियल्स को खरीदा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बेच दिया, वहां से तैयार माल को खरीद के लाके यहां बेच दिया। तो ये पूरा इन्होंने चेन डेवलप किया बंगाल से। इनको पता था बंगाल, आप जब क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ते हो तो बंगाल में मतलब हिंदुस्तान के लिए या आज़ादी के लिए एक गजब की लड़ाई देखने को मिलती है, बौद्धिक लड़ाई, वैचारिक लड़ाई, ठीक है, क्रांतिकारी लड़ाई, सब इनको बंगाल में झेलना पड़ता। तो इनको लगा हम लोग क्या करते हैं, बंगाल में ये सारी लड़ाइयाँ बताती कि बंगाल में यूनिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने महसूस किया कि बंगाल में दो टाइप के लोग हैं, एक बांग्ला भाषी लोग हैं और एक यानी मूल मतलब एक बंगाली हैं, हिंदुज़म में सीधी बात है, और एक लोग क्या है, इस मुस्लिम है। तो बंगाल का हिस्सा ऐसा था कि अगर हम लोग बंगाल को दो पार्ट में बांटें तो एक एरिया इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मतलब जो ईस्ट वाला एरिया था यानी ईस्ट बंगाल था, वहाँ पे इन्होंने मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा रख दी, वहाँ पे किसकी मेजॉरिटी कम रख दी, जो हिंदुज़म थी या अदर जो कम्युनिटी थी उसकी मेजॉरिटी कम रख दी। यहाँ हिंदुज़म की मेजॉरिटी ज़्यादा रख दी है और इस्लाम की मेजॉरिटी कम रख दी है। तो यहाँ पे अब ये क्या होगा, ये लोग भाषाई तौर पर और धार्मिक आधार पे यहाँ पे लड़ाई चलेगी, यानी अब ये दोनों लोग कभी एकजुट नहीं होंगे, एकजुट कभी नहीं होंगे। तो यहां से क्या होगा, क्रांति ही खत्म हो जाएगी। तो इस उद्देश्य से इन्होंने डिवीजन किया था, लेकिन कारण क्या देंगे, प्रशासनिक कारण, कि भैया हमने बड़ा एरिया था, प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए डिवीजन कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये कहानी मैंने क्यों बताई, ये मेंस के लिए बंगाल विभाजन की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है, तो दिमाग में रखना, कभी हो सकता है एनालिटिकल क्वेश्चंस भी देना आप लोग को, तो आप लोग सोच सको। अब यहां पे देखो, हम सबको पता है कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी कि भैया हम लोग बंगाल का विभाजन करेंगे। जाहिर सी बात है, ये बंगालियों ने जब इसका प्लान सुना तो उनको बहुत बेकार लगा, उनको पता हमारी यूनिटी को, हमारे कल्चर्स को तोड़ने का एक एफर्ट है। 7 अगस्त यानी 7 अगस्त 1905 को क्या होता है, ठीक है, आप देखोगे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट की, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट की घोषणा की जाती है। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, टर्म्स कभी आपसे पूछते कि भाई ये टर्म्स किसने दिया, किसके दिमाग की उपज थी कि कुछ ऐसा भी मूवमेंट हो सकता है। तो उस समय एक पत्रिका चलती थी, बड़ा ही फेमस पत्रिका थी खासतौर पर बंगाल के बेल्ट में, उस पत्रिका का नाम था संजीवनी नामक एक पत्रिका चलती थी। संजीवनी नामक जो ये पत्रिका थी, इसका संपादन करते थे कृष्ण कुमार मित्र जी। किसके द्वारा किया जाता था, इसका संपादन किया जाता था कृष्ण कुमार मित्र जी के द्वारा, ध्यान देना। अब कृष्ण कुमार मित्र जी ने ही बोला था कि हम लोग स्वदेशी मूवमेंट चला सकते हैं, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट से होगा अंग्रेजों को इकोनॉमिक चोट लगेगी, और ये व्यापारी थे, असली व्यापारी थे, तो इनको इकोनॉमिक चोट ही इनके लिए बहुत बड़ी चोट होगी, ठीक। तो ये उपज थी। तो स्वदेशी मूवमेंट की जो घोषणा की गई वो 7 अगस्त को की गई, ठीक है, 7 अगस्त को, कि भाई हम लोग, अब समझ में आ गया था कि अब डिवीजन होने ही वाला है, अंतिम समय आ गया है। 16 अगस्त को क्या होता है, बंगाल का विभाजन कर जाएगा। 16 अगस्त 1905 को आप देखोगे बंगाल का डिवीजन कर, यानी बंगाल को का जो घोषणा था वो प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे घोषणा की गई कि बंगाल को हम लोग डिवीजन करने वाले हैं। यहां पे 16 अगस्त 1905 को इन्होंने फाइनली बंगाल का विभाजन कर दिया। अब देखना, जब बंगाल का विभाजन हो गया 16 अगस्त 1905 को, तो हम लोग, यही कारण है, हमारे बंगालियों के लिए बड़ा शोक दिवस था। तो हमने क्या बनाया, शोक दिवस। रक्षाबंधन का प्रोग्राम भी इस दिन हम लोगों ने बनाया था, शोक दिवस, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बीच में, ठीक है। तो हमने शोक दिवस मनाया। तो क्वेश्चन मैंने कह सकता है कि भारतीयों ने शोक दिवस कब बनाया था, तो 16 अगस्त को। अच्छा, ये बताओ प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाई गई थी, कब मनाई गई थी, या आप लोग बता सकते हो, ठीक है। एक मैंने यहां पे आपसे होमवर्क दे दिया, क्या दे दिया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाई गई थी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, कब, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको यहीं से आगे बढ़ के थोड़ा सा और भी समझाता हूं। बंगाल का विभाजन हो गया तो जानते बहुत ज्यादा इनको क्रांतिकारी विरोध देखना स्टार्ट करना पड़ा 16 अगस्त के बाद से 1905 में। इसके बाद से 1911 में 3 दिल्ली दरबार हमको पता लगता है भारत में। 1911 में एक दिल्ली दरबार लगता है,
ठीक है। आपने हार्डिंग कांड सुना है, जिसको हम लोग दिल्ली कांड के नाम से जानते हैं। लॉर्ड हार्डिंग क्या था, 1911 के समय भारत का वायसराय था। हमको पता है 1957 के बाद जो भारत का गवर्नर जनरल की पोस्ट थी 1958 के एक्ट के थ्रू वो खत्म की जाती है और भारत के वायसराय की एक पद सृजित किया जाता है, उसको भारत का वायसराय बोला जाता है। भारत सचिव का भी एक नया पद सृजित किया जाता है, ठीक है, ध्यान देना। तो 1911 में भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम था उसका? नाम था लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग नाम था। हार्डिंग ने क्या किया, हार्डिंग को मैसेज आता है यूके से कि भैया हमारे महाराज और महारानी भारत आना चाहते हैं। महाराज कौन थे? तो महाराज का नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ, और महारानी का नाम था मेरी। मेरी महारानी नहीं, पंचम की महारानी, ठीक है। तो ये आने वाले थे कहां? भारत आने वाले थे। अब ये दोनों लोग भारत आने थे, भाई भारत आने का जय जयकारा होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। तो हार्डिंग को लगा भाई कि उनको पता था कि भारतीय तो जय जयकारा नहीं लगाएंगे, करेंगे तगड़ा विरोध। तो उस विरोध से बचने के लिए उन्होंने भारतीयों को खुश करना चाहा और 1911 में डिक्लेयर किया कि हम बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं। बंगाल विभाजन रद्द किया। बर्मा को भी इसी समय अलग किया गया। कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली इसी समय की गई, ठीक है। एक घटना हुआ है हार्डिंग बम कांड। बताओ हार्डिंग बम कांड में मतलब की घटना रास बिहारी बोस की किस फॉलोअर ने, मतलब या किस मित्र ने की? रास बिहारी बोस का बहुत खास आदमी थे, ठीक, उन्होंने किया था। तो ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं रिलेट करा, देखो बहुत ज्यादा बता दिया, मतलब इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो 2 दिल्ली दरबार और हुए हैं उनके बारे में होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे साइड में कर सकते हो। तो ले देखिए मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। देखो इसका आंसर वैसे देखोगे 1 लाइन में तो सर एंड्रूज फ्रेजर, सर एंड्रूज फ्रेजर इसका आपका आंसर है। तो पहले का आंसर हो गया सर एंड्रूज फ्रेजर। अब सेकंड क्या है, कह रहा है कि ब्रिटिश पत्रकार, ठीक है, H.W. नेविंसन जुड़े थे। यहां पे 4 मूवमेंट का नाम लिखा है। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम लिखा है, स्वदेशी मूवमेंट का नाम लिखा है और क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम लिखा है। यहाँ पे 4 मूवमेंट का नाम दिया है। ये मूवमेंट्स कब हुए थे? तो हमको था कि 1919 से स्टार्ट होता है। एग्जैक्ट आपका असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट होता है। 1 अगस्त, रुके रहो, 1 अगस्त, ठीक है, 1920 से 1920 से आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है और इसी दिन, ठीक है, किसकी मृत्यु हो जाती है? तिलक जी की मृत्यु भी इसी दिन हो जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने आपको नमक आंदोलन पढ़ाया था, उस समय ये स्टार्ट होता है। ये घटना आपकी 1930 की घटना, 1930 के करीब की घटना है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन 1905 की घटना है, ये तो मैंने अभी को बताया। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की घटना, जिसके बारे में मैंने इसके पहले भी चर्चा कर दिया है। अब जाहिर सी बात कह रहा है कि पत्रकारों ने, पत्रकार कौन था? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन ने किससे जुड़े थे इनमें से? तो जो ये आपका स्वदेशी मूवमेंट था ना, स्वदेशी मूवमेंट, इस स्वदेशी मूवमेंट से H.W. नेविंसन का जुड़ा था। बाकी स्वदेशी मूवमेंट के बारे में मैंने ऊपर आपको बताया, तो यहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आते हैं हम लोग तीसरी नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उतारी? तो देखो बाल गंगाधर तिलक हमको पता है, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को, भाई मैंने आपको बताया है कि मृत्यु होगी। ये वही, अच्छा, तिलक कोष, इसमें 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, अब बताना मैंने ये फैक्ट सही लिखा कि नहीं लिखा है। 1 करोड़ रुपए का इसी समय तिलक कोष का निर्माण किया गया था। भाई तिलक कोष का निर्माण किया गया था, ठीक है, इसी समय 1 अगस्त 1920 को ही क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान देना। एक बार क्वेश्चन बन के भी आता है कि बाल गंगाधर तिलक का इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जो उस समय की कांग्रेस है, तो INC के किस वार्षिक अधिवेशन में अंतिम बार पार्टिसिपेट करते थे? तो ये आप टर्म्स हमेशा याद रखना, वो क्वेश्चन आएगा कि मृत्यु इनकी हुई है 1 अगस्त 1920 को, और नॉर्मली कांग्रेस की जो मीटिंग होती है वो लास्ट दिसंबर होती है, मतलब 29, 30, 31 के करीब में आपकी कांग्रेस की जो थी वो मीटिंग होती है। तो मर तो गए, उनकी डेथ कब हुई है? 1 अगस्त को। तो जाहिर सी बात है 1920 वाले तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। आंसर्स मिल जाएगा आपको कब किया होगा, ठीक। तो ये, अच्छा, इसमें डायरेक्टली जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शौकत अली, यहाँ पे ध्यान देना है, शौकत अली थे, ठीक है, शौकत अली थे जिन्होंने इनकी अर्थी उठाई थी, ठीक है, यानी खंदा दिया था। नेक्स्ट आपका एक पत्रिका है जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन, ध्यान देना है। इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका है। कह रहा है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ठीक है भैया, इसके पहले संपादक कौन थे? 4 नाम लिखा है, M.K. गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद्र गांधी, महादेव देसाई, अल्बर्ट वेस, मनसुख लाल नजर। 4 लोगों का नाम लिखा है, ठीक है।
सबसे पहचाना जाना पहचाना नाम इसमें किसका लग रहा है? तो एम के गांधी। मैंने बोला हमेशा आसान वाले से थोड़ा सा बचना, आप लोग ध्यान देना, आसान वाले से आपको बचना। जैसे अब इसमें भी सबसे आसान नाम क्या लग रहा था? ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम बहुत सुना हुआ नाम है, बहुत सुना हुआ नाम है। ठीक है, तो तुक्का जो मारता मुझे पता है, मैक्स लोग तुक्का मारते तो इस पे मारते तुक्का। ठीक है, ये नहीं ऑप्शन। हमेशा जो सबसे आसान ऑप्शन है ना उससे थोड़ा सा बचना। एम के गांधी बहुत आसान ऑप्शन था, ये नहीं है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम, इंडियन ओपिनियन पत्रिका संबंधित बने हैं, संपादक नहीं है। अब बचते हैं अल्बर्ट वेस्ट। अब ये नाम थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का लग रहा है तो कुछ लोग अल्बर्ट वेस्ट को भी समझ सकते हैं वेस्टर्न वाला सोच के। ठीक है, अब दो नाम यहाँ पे अपना देसी है, महादेव देसाई और मनसुख लाल नजर। ठीक है, धन्यवाद। तो इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ये किसका है? ये मनसुख लाल नजर इसके संपादक है। ठीक है, मनसुख लाल नजर इसके संपादक हैं। ये फैक्ट से याद कर जाना है। दादा भाई नौरोजी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट, या हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए, तो तिलक जी ने तो कभी अध्यक्षता नहीं की, बट दादा भाई नौरोजी ने तो कांग्रेस के मतलब लीडर रहे, पक्के वाले लीडर रहे, इनिशियली स्टार्ट से लेके जब तक रहे तब तक रहे। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी और तिलक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर्सनालिटी बेस्ड टॉपिक। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस हुए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बेस्ड टॉपिक है जिसको यूपीपीसीएस टारगेट करती है। दादा भाई नौरोजी और तिलक। अब देखो दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को हमेशा ब्लॉक में रखना होता है। स्टेटमेंट क्या दे रहा है? बहुत पढ़े लिखे शख्स थे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। कह रहा है कि वो पहले भारतीय थे, पहले इंडियन थे जिन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज बॉम्बे, एक तो यहां पे कभी घुमा सकता है एलिफिंस्टन कॉलेज बॉम्बे, मद्रास लिख दे, कोलकाता लिख दे, तो कहना एलिफिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में ये मैथ्स और फिजिक्स, बिल्कुल सही बात है, मैथ्स फॉर प्लस फिजिक्स के ये प्रोफेसर रहे। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स में क्या रहे हैं? प्रोफेसर रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ना आपको ना हमको। अब लोग सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। दो पहला तो सही है। 1892 में पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। इसके पहले भी इन्होंने ट्राई किया था बट नहीं हुए थे, लेकिन 1892 में इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आपको ये ईयर याद रखना है, कभी यही डायरेक्ट पूछ देगा कि दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य के रूप में कब निर्वाचित किया गया, किस पार्टी से निर्वाचित किया गया, यह भी आ सकता है। ठीक, तो भैया आपके लिए ईयर जो है ना, ये साल जो है वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, क्वेश्चन बन के आ सकता है इन 1892। तीसरा कह रहा है, इनकी पत्रिका का नाम लिखा है वो रफ्त गुप्तार लिखा है, राफ्त गुप्तार होना चाहिए था, राफ्त गुप्तार। तो राफ्त गुप्तार नामक जो पत्रिका है, तो बिल्कुल सही बात है, दादा भाई नौरोजी की पत्रिका है राफ्त गुप्तार जो है। ठीक है, राफ्त गुप्तार के अलावा मैं बताऊं दादा भाई नौरोजी का, ठीक है, पॉवर्टी, ये भी पेपर में क्वेश्चन बन के आता है, एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी एक बुक थी जो कि इन्हीं की थी। ठीक है, किसकी? दादा भाई नौरोजी की बुक थी। तो ये भी आप लोग दिमाग में रखना। अब चौथा टर्म्स देखो क्या करा कि ये फोर टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो नहीं भाई, 4 टाइम नहीं थे। ठीक है, 4 टाइम नहीं थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी मैं क्या करूंगा, मैं एक चार्ट ही आपको बता दूंगा, और वो है मैं चार्ट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप एक बार इससे जुड़ जाओ। इंपॉर्टेंट वो चार्ट है, मैं उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, एक बार आप लोग अपने टेलीग्राम पे टाइप करोगे ना तो इससे जुड़ जाना। इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहाँ भेजाते हैं, जैसे मैं क्या करूंगा, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर एक चार्ट भेजवा दूंगा। उस चार्ट में क्या ना सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन, ठीक है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिखे गए हैं। तो दादा भाई नौरोजी दिमाग में रखना, ये 3 टाइम ना कि 4 टाइम। ठीक है, हमेशा जो नंबर लिखा रहता है ये यूपीपीसीएस दिमाग में नंबर गलत लिख देता है। ठीक है, तो 3 टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो क्या थे, 3 टाइम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की उन्होंने अध्यक्षता की है। कब कब किस किस वर्ष की है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भाई इन्होंने किस किस वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है, तो चूंकि मैं पहले बताया हूं, ठीक है, इस बार भी बता देता हूं, 1886 1886 में, ठीक है, 1893, ठीक है, 1893 और 1906 के बारे में बताता है। स्वराज शब्द पहली बार यूज इसी में किया गया था, 1906 में किया गया था। ठीक है, तो ये 3 टाइम।
1907 में उनको बताया कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। आप बता सकते हो कि 1907 का जो अधिवेशन था, जिसको लोग सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं, जिसके बाद से लखनऊ पैक्ट होता है, जहाँ पे कांग्रेस का जुड़ाव होता है, तो सूरत विभाजन के नाम से हम लोग सूरत अधिवेशन को जानते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, दिमाग में रखना है। अब देखो, जो मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन बताया था कि भाई 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। अब देखो 1906 अंतिम क्या कर रहा है कि अंतिम अधिवेशन कौन सा था तिलक जी का? तो भैया 9, अब बताओ 6 अंतिम रहेगा? क्यों अंतिम रहेगा 6? आपको पता होगा 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था उसमें भी तिलक जी गए थे। ठीक है, मैं ही बता चुका हूं आपको, ये तो कंफर्म नहीं होगा। मृत्यु हुई इनकी क्या कब हुई है? 1 अगस्त 1920 की। और 16 के बाद से ही क्या हुआ, ये गरम दल के थे, लाल बाल पाल। ठीक है, ध्यान देना, बाल में क्या है? बाल गंगाधर तिलक का नाम है। तो 16 से ही इनका कांग्रेस से जुड़ाव बेहतरीन हो जाता है, कांग्रेस से बेहतरीन जुड़ाव हो जाता है। अब इनकी अध्यक्षता भले नहीं कभी करते ये, लेकिन कांग्रेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट हमेशा करते हैं। तो भैया 17 में भी ये रहे थे, 19 में थे, चूंकि अंतिम पूछा है तो अमृतसर अधिवेशन इसका राइट आंसर होगा। अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, आप लोग बता सकते हो किसने किया था? आए बात समझ में? नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोझ और वेश्या की संज्ञा दिया था? यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपनी किस पुस्तक में उन्होंने बोझ कर रहा हूं मैं, बांझ एवं वेश्या कहा था? ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है, बांझ एवं वेश्या कहा था। ठीक है, अच्छा, यहां पे इनकी जो बुक्स है, बुक्स ये 4 ऑप्शंस दिया गया है। पहले ऑप्शन में सर्वोदय, सबका उदय होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगला है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, तो ये बुक थी, हम सबको पता है, हिंद स्वराज भी इनकी बुक थी, सबको पता हम लोग को। ठीक है, ठीक, द स्टोरी ऑफ सत्याग्रह जितनी भी है, इसके साथ हमको पता है इनकी एक यंग इंडिया नामक बुक थी, ये आप लोग को पता होना चाहिए। यंग इंडिया नामक भी इनकी बुक थी। हॉरिजन नामक भी इनकी एक पत्रिका थी। ठीक है, ये भी दिमाग में रखना। नवजीवन नामक इनकी एक पत्रिका थी, बुक थी, सॉरी। ठीक है, ये दिमाग में रखना। ठीक, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे आंसर्स आप बोलोगे क्या है, तो इसका राइट आंसर है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में ऐसा बोला गया था। ठीक है, हिंद स्वराज में क्या बोला गया है, तो हिंद स्वराज में ही इन्होंने बोला था, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज एवं वेश्या की संज्ञा दिया था। तो आंसर इसका सी राइट है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 22 मिनट की लगभग हमारी क्लास हो गई है। 8वां नंबर क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो मैंने आपको पहले बताया है 13 अप्रैल 1919, यही जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना क्या है, 13 अप्रैल 1919। कह रहा है कि इसके बाद से मैं बता दूं कि इसमें हजारों लोग की मृत्यु हुई थी। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ओडायर ने बोला था कि भैया हमने ये हत्या करवाई है। ठीक है, अब देखो, इस घटना के बाद से अंग्रेजों ने अपनी कमेटी बनाई जिसमें उन्होंने ओडायर को बरी कर दिया बाइज्जत, और भारतीयों ने एक तहकीकात कमेटी, एक जांच कमेटी बैठाई थी। ठीक है, एक जांच कमेटी बनाई थी। अब देखो, इस कमेटी को हम लोग के तहकीकात मतलब जांच होता है, एक तहकीकात कमेटी बनी थी। ठीक है, इस तहकीकात कमेटी की वैसे तो अध्यक्षता किया था किसने, एम मदन मोहन मालवीय ने, एमएमएम ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। लेकिन इस कमेटी की जो ड्राफ्टिंग थी, ध्यान देना है, जो ड्राफ्टिंग थी, तो मतलब कांग्रेस जांच समिति की, ठीक है, रिपोर्ट के प्रस्ताव लिखने का जो काम किया था, ठीक है, जो ड्राफ्टिंग का काम किया था वो महात्मा गांधी ने किया था, जिसमें गिल्टी करार दिया गया था ओडायर को। ठीक है, और हर्षाने की बात बोली गई थी। तो महात्मा गांधी इनके राइट आंसर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट आओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं वाला कभी भी क्वेश्चन है, आपको फिर से क्या करना है, ब्लॉक कर लेना है। यहां पे लिखा है एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस की एक बुक है जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है
इंडियन स्ट्रगल, तो बिल्कुल सही बात है। सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत भारत में स्ट्रगल किया, ठीक है। आप देखोगे कि अब यहां सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की है, ठीक है। दूसरी बार जब अध्यक्षता हुआ था तो उनका थोड़ा महात्मा गांधी जी से टकराव हो गया था, डायरेक्ट टकराव नहीं, विचारधारा का टकराव। इनके अगेंस्ट गांधी जी ने जिसके सपोर्ट में खड़ा किया था वो कौन थे, वो पूरी स्टोरी, ठीक है, आगे डिटेल में त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में क्वेश्चन आएगा, समझा दूंगा, टाइम को ध्यान रखना है, बट वो दिमाग में कहानी आपको रखना है। फिर उन्होंने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, यहां से भाग के वो जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से रास बिहारी बोस का संपर्क होता है उनसे उनका, फिर वहां से मतलब समझ जाओ कि जापान जाते हैं, वहां से आज़ाद हिंद फौज से जुड़ते हैं। 1942 के समय में जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है तो भारत मतलब जापान के साथ लड़ाई लड़ते हैं, भारतीयों को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स इन्होंने कोशिश किया, ठीक है। तो स्ट्रगल, इतनी सारी स्ट्रगल किया किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, तो सुभाष चंद्र बोस जी इसके राइट आंसर होंगे इंडियन स्ट्रगल के, ठीक है। तो ये तो भाई सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। दादा भाई नौरोजी, अभी मैंने बताया था, इनकी बुक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये तो मैंने बता ही दिया। राफ्ट गुप्ता, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 3 टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है, वगैरह वगैरह। राजेंद्र बाबू की बुक है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। डिवाइडेड इंडिया के पहले और राष्ट्रपति रहे हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। कब बने थे, 11 दिसंबर, ईयर कौन सा था, 46, 47, 48, 49 में से कमेंट कर सकते हो आप, ये भी सही है। यहां पे फ्रैंक मोरिस का एक बुक लिखा हुआ है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये बुक है। ये फ्रैंक मोरिस की बुक ना होके ये बुक है दुर्गादास को, किसकी बुक है, दुर्गादास का। तो दुर्गादास की बुक का नाम क्या है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी में गलत मिलाया है। 10th नंबर क्वेश्चन, फिर तिलक जी के ऊपर। तिलक जी महान क्रांतिकारी थे, बौद्धिक क्षमता मतलब कोई सोच ही नहीं सकता इनके ऊपर। तिलक जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। तो बीजी तिलक के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया गया है एक शख्स के द्वारा, ठीक है। उस शख्स का नाम आपसे मतलब पूछ सकता है क्वेश्चन कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मैंने क्या कहा, हमेशा रॉन्ग, जो आसान ऑप्शन हो ना उसको मेरे दोस्त एलिमिनेट करना। इसमें सबसे आसान क्या है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर सबसे आसान, बिपिन चंद्रपाल आसान, क्यों भाई, ये तो अपने जान पहचान के घर वाले लगते हैं ये लोग, ठीक है। संस्कृत के एक विद्वान के रूप में मेरी उसमें दिलचस्पी, ये खुद ही विद्वान थे, विद्वान का समझना बात को, ठीक है, वो भी घर के लोग, कहाँ उतना सम्मान, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। ये स्टेटमेंट एक्चुअली मैक्स मूलर का स्टेटमेंट है, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका है, इन्होंने वकालत की थी, तो मैक्स मूलर का एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में फर्स्ट टाइम स्वराज शब्द का यूज किया गया, स्वराज शब्द का यूज कब किया गया। बताया हूं मैं कि 3 टाइम्स, यहां पे ध्यान देना, मैंने क्या बताया आपको कि 3 टाइम्स दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो जो ये 1906 वाला है ना, फर्स्ट टाइम स्वराज का यूज यहीं किया गया, तो इसको तो समझाना नहीं है, सीधा आंसर आ गया। किसने अध्यक्षता की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। फिर से एक बार तैयार हो गया, दादा भाई नौरोजी ने। इसका तो क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं भाई, मैंने आपसे पूछा ही है। बनारस वाला भाई, बनारस में हुआ है। अच्छा, यूपी में कितनी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है बता सकते हो, 4था यूपी में हो गया है, इलाहाबाद में, ठीक है। तो बताना इसके राइट आंसर्स, ठीक, ये एक बार कर लेना है, ये तो मैंने होमवर्क ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक। अब ये घटना देखो, कह रहा है कि यहाँ पे 4 घटनाएं लिखी हैं भाई, इसको अरेंज करना है। अब सोचो, ये घटना तुमको पता है कि भाई 1 अगस्त 1920 को 4 बार तो आज ही बता चुका, इसमें तो किसी को सोचना ही नहीं है। ये क्या लिखा है, 1919 लिखा है, ऑलरेडी लिखा है 1919। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, 4 इज ग्रेटर देन 1, यानी चौथी घटना पहली होगी,
एक घटना बाद होगी। अब जहां पे 1 इज ग्रेटर देन 4 काट दो, जहां पे यानी पहली घटना, पहले नंबर की घटना पहले बोले और चौथी घटना को 1 के बाद बोले। अब देखो यहाँ पे 4 के बाद 1 है तो 4 के बाद 1 होगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी 4 के बाद ही 1 है तो 4 के बाद ही 1 होगा, कोई बात नहीं है। यहाँ भी 4 के बाद ही 1 होगा तो 4 के बाद ही 1 है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे 1 के बाद 4 है तो काट दो, एक चीज तो मतलब सीधे काट दो, डी नंबर ऑप्शन कट गया। अब आ जाओ जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। मैंने हमेशा क्या बोला आपसे, कांग्रेस की मीटिंग के बारे में मैंने क्या बताया आपको, कांग्रेस की मीटिंग कब मैंने बताया कि भैया लास्ट दिसंबर में होता था, लास्ट दिसंबर में होता था, ठीक है, और अगले साल की योजना बनाई जाती थी। तो यानी 4th नंबर, ये तीनों घटनाएं 1919 की हैं, तो चौथी घटना जो है वो कभी पहले नहीं होगी, यानी जलियांवाला बाग कांड और रॉलेट एक्ट के। क्लियर बात। तो चौथी तो कभी सोचना ही मत कि पहले हो सकती है, यहां पे चौथे से तो स्टार्ट ही कर दिया है, तो चौथी तो पहले हो ही नहीं सकती है, ठीक है। सोचो अब चौथी को पहले नहीं मारोगे तो आंसर्स तो वैसे ही टिक मार दोगे, लेकिन सोचो जलियांवाला बाग नरसंहार और यहां पे रॉलेट विधेयक लिखा है, और रॉलेट को मुंह बंद करने वाला विधेयक कहते हैं। इसी के अगेंस्ट डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था और लोगों ने विरोध किया तो कर्फ्यू लगा दिया गया। फिर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो जाते हैं और ओडायर ने कर्फ्यू का हवाला देते हुए गोली चला दिया। तो यानी इस घटना का परिणाम था जलियांवाला बाग नरसंहार। क्लियर बात। तो 2 का परिणाम था 3, 2 के बाद है 3 और 3 के बाद है 4 और 4 के बाद है 1, तो आंसर क्या है 2 3 4 1, आंसर जो है। क्लियर। कुछ चीजें देखो 2-3 ऑप्शंस आप मतलब मैं सिंपली बताऊं ना, मुझे पता था 1 हमेशा लास्ट में होगा, 1 तो लास्ट में होगा, सीधी सी बात है। तो 1 लास्ट में होगा, तो मुझे 3 जगह 1 लास्ट में दिख रहा है, ठीक है, 3 जगह 1 लास्ट में दिख रहा है। अब इसके बाद से यहां पे 4 है, 4 मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैं तो इसको मतलब लास्ट में मानता, मतलब 1 अगस्त के पहले 1920 वाले घटना में 1919 में लास्ट में मानता, तो मैं इसको हमेशा तीसरे नंबर पे ही मानता। तीसरे नंबर पे देखो कहीं 4 है ही नहीं, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसको सही कर देता। कभी जरूरी नहीं कि आप लोगों को कुछ चीजों का आंसर ही बता रहे, एक इमेजिनेशन अगर दिमाग में है तो आप आंसर्स को टिक कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को शेयर कर देना जहां आपको मन करे। एक स्टेटमेंट है मतलब महान क्रांतिकारी के बारे में, उनको फांसी दिया जाने वाला था, ठीक है, यही हमारे गोरखपुर में। वो थे, आप आंसर्स बताओगे क्या, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जी, भगत सिंह। कह रहा है कि अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने यह कहा था कि द्विध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं अपनी, ठीक है, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। ये स्टेटमेंट था, ये किसका स्टेटमेंट था, ये तो वो राम प्रसाद बिस्मिल जी का, बिस्मिल जी की जेल मतलब उन्हीं के नाम पे, गोरखपुर का जो जेल है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इन लोगों को फांसी भगत सिंह को कहां दी गई, ठीक है, राजगुरु को कहां दी गई, लोकेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट को एक सांत्वना पुरस्कार किसने कहा। मैंने आपको बताया था कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुई थी, एग्जैक्ट शायद मुझे लग रहा है 5 मार्च 1931 को हुई थी, ठीक है, मार्च 1931 लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद से मैंने आपको इसको बताया था, इसको 2 महात्माओं का सम्मेलन, किसी बहन ने कमेंट भी किया था सर सरोजिनी नायडू ने किया था, बिल्कुल सही बात है, इसको 2 महात्माओं का सम्मेलन सरोजिनी नायडू जी के द्वारा कहा गया, ठीक है। और गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसको हम लोग दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सारी कहानियां मतलब होती हैं। फिर सेकेंड गोल में इस ड्यूरेशन में क्या है, गांधी इरविन पैक्ट क्यों होता है, ताकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खासतौर पे जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था, कि कांग्रेस क्या हो पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो कांग्रेस की तरफ से एमजी यानी महात्मा गांधी गए थे। हालांकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सरोजिनी नायडू भी गई थी, बहुत सारे लोग गए थे, ट्रिपल एम मदन मालवीय गए थे। तीनों कॉन्फ्रेंस में आप देखोगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था, यहीं से सांप्रदायिक पंचायत की नींव पड़ती, बहुत सारी चीजें की घटनाएं यहीं पे। आगे क्वेश्चन आएंगे, समझा दूंगा वहां पे, ठीक है। अभी कह रहा है कि सांत्वना पुरस्कार किसने कहा। अब कुछ लोगों को क्या लगेगा, सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी से पड़ता नहीं था, वो कहे होंगे, तो सबसे आसान ऑप्शन क्या था, सुभाष चंद्र बोस। ये नहीं होगा। सरोजिनी नायडू गांधी जी की कभी आलोचक नहीं रही हैं, नहीं होगा। ये तो 2 महात्मा का मिलन कह दी थी, ये दोनों तो होगा नहीं।
ये स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट यही लोग देते थे, मैंने खुद मतलब शत्रु को पंगु बना दिया, दुश्मनों को लाभ नहीं पहुंच दिया। ये स्टेटमेंट अंग्रेजी देते थे, चालाकी वाला स्टेटमेंट कि भैया हमने भारतीयों को मूर्ख बना दिया। ठीक है, जैसे सांत्वना पुरस्कार मतलब मूर्ख बनाया हमने भारतीयों को। ठीक है, ये स्टेटमेंट कोई अंग्रेजी देगा तो चाहे कैम्पबेल जॉनसन होंगे या बीजी हार्निमन होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका था? कैम्पबेल जॉनसन का स्टेटमेंट था कि गांधी इरविन पैक्ट को उन्होंने सांत्वना पुरस्कार कहा था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, उसको रोकवाना था। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। हमको बताए व्यक्तिगत सत्याग्रह 1914 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके पहले, दूसरे, तीसरे सत्याग्रही का नाम बता सकते हो, तीसरे का आप बता दो, पहले का मैं बता देता हूँ, संत विनोबा भावे जी, दूसरे खुद जवाहरलाल नेहरू जी थे, तीसरे का नाम आप लोगों को कमेंट करना है। तो विनोबा भावे जी तो किस पे आ गए? व्यक्तिगत सत्याग्रह। आई बात समझ में? बीजी तिलक होम रूल लीग इन्होंने स्टार्ट किया था, होम रूल लीग स्टार्ट किया था जब ये जेल से छूट के आए थे। अरुणा आशरफ अली, कल मैंने पढ़ाया था, अरुणा आशरफ अली ने क्या किया था? ग्वालियर टंग मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। ठीक है, भारत छोड़ो जो आंदोलन था 1942, ठीक है, इससे संबंधित थी। सरोजनी नायडू का धरसना रेड, नमक आकर के बाद ये रेड चलता है। ठीक है, तो धरसना रेड से इनका संबंध था। तो इसके आंसर्स क्या हो गए? ए का 2, ठीक है, बी का 1, बी का 1, सी का 4, सी का 4, डी का 3, आंसर ए। ठीक, उम्मीद करेंगे अच्छी क्लास आप सबको समझ में आए। पीडीएफ हम लोग क्या करेंगे, अपना जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे शेयर कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान देना, यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, प्रीलिम्स की आपको प्री का टेस्ट चल रहा है, आप चाहिए तो यूपीएससी हिंदी के प्री की टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। प्री का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, सारी रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप जल्दी जल्दी देख के कंप्लीट कर सकते हो, इससे जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए सिंपल सा नंबर है 9519780078, आप इस पर संपर्क कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।